वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, इनमें मेन फर्क क्या है? सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और कंफ्यूजन होता भी है। देखिए, स्टेरिलाइजेशन, जिसे हम निर्जीवीकरण कहते हैं, इसका सीधा मतलब है किसी भी चीज से सारे के सारे जीवित सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देना, बिल्कुल सफाया। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और हाँ, सबसे जिद्दी चीज बैक्टीरियल स्पोर्स वो भी शामिल हैं। मतलब कुछ भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उन्हें स्टेरिलेंट्स कहते हैं। ओके, मतलब कंप्लीट सफाया, स्पोर्स भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है डिसइंफेक्शन, यानी विसंक्रमण। इसका मकसद है हानिकारक कीटाणुओं को जो बीमारी फैला सकते हैं उन्हें मारना या इतना कम कर देना कि वो नुकसान ना पहुंचा सकें। पर इसमें जरूरी बात यह है कि डिसइंफेक्शन से आमतौर पर बैक्टीरियल स्पोर्स नहीं मरते और ये ज्यादातर बेजान चीजों पर, मतलब सतहों पर, फर्नीचर्स पर, इन पर किया जाता है, शरीर पर नहीं। अच्छा। और हाँ, इसी से जुड़ा एक और स्टेप है जो बहुत जरूरी है, वो है सफाई या डीकंटामिनेशन। मतलब किसी भी चीज को स्टेरिलाइज या डिसइंफेक्ट करने से पहले उस पे से गंदगी, खून, मवाद वगैरह हटाना। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि ये गंदगी ना वो कीटाणुओं को छुपा लेती है या फिर जो केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके असर को कम कर देती है। तो साबुन पानी से या डिटर्जेंट से अच्छी तरह सफाई करना बहुत जरूरी है। पहला कदम है ये। समझ गई। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब 100% खत्म, स्पोर्स भी गए। डिसइंफेक्शन मतलब नुकसान पहुंचाने वाले कम हो गए पर स्पोर्स शायद बच जाए। और सफाई इन सबसे पहले। अच्छा, अब कुछ और शब्द हैं जैसे एंटीसेप्टिक्स, बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, ये क्या है? हाँ, ये भी जरूरी है। एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो एक तरह के डिसइंफेक्टेंट ही हैं, पर वो इतने सेफ होते हैं कि हम उन्हें अपनी स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई चोट लग जाए तो लगाते हैं ना? हाँ, जैसे बीटाडीन या स्पिरिट वगैरह। हाँ, बिल्कुल। ये वहां मौजूद कीटाणुओं को मारते हैं या उनकी ग्रोथ रोकते हैं। इसे एसेप्सिस भी कहते हैं, मतलब इन्फेक्शन रोकना। फिर आते हैं बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल का मतलब होता है मारना, तो बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स वो हैं जो बैक्टीरिया को सीधे सीधे मार डालते हैं। ओके। और स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना, स्थिर कर देना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स बैक्टीरिया को मारते नहीं, बस उनकी बढ़त को, उनके मल्टीप्लाई होने को रोक देते हैं। अगर आप एजेंट हटा लेंगे तो वो रुके हुए बैक्टीरिया फिर से बढ़ना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये फर्क है, मारना और सिर्फ रोकना। ठीक है, ये तो हुई परिभाषाएं। अब जरा इतिहास में चलते हैं। ये तकनीकें आई कहां से? सबसे पहले किसने सोचा कि भाई इन कीटाणुओं को मारना चाहिए? इसका क्रेडिट जाता है महान वैज्ञानिक लुई पास्चर को। उन्होंने ही साबित किया था कि ये छोटे छोटे जीव ही हैं जो बीमारियां फैलाते हैं और चीजों को खराब करते हैं। और उन्होंने ही गर्मी से स्टेरिलाइज करने के तरीके खोजे। स्टीम स्टेरिलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, ये सब उन्हीं की देन है। और हाँ, दूध को खराब होने से बचाने वाला तरीका पास्चराइजेशन, वो भी उन्हीं का है। हाँ, पास्चराइजेशन तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और फिर उनके काम को आगे बढ़ाया जोसेफ लिस्टर ने। वो एक सर्जन थे और उन्होंने पास्चर की थियरी को ऑपरेशन थिएटर में अप्लाई किया। उन्होंने समझा कि ऑपरेशन के बाद जख्मों में इन्फेक्शन हवा में मौजूद कीटाणुओं से होता है, तो उन्होंने सर्जरी के दौरान कार्बोलिक एसिड जैसे एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करने शुरू किए। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं। कमाल है, मतलब इन लोगों की वजह से कितनी जानें बची होंगी। अच्छा, अब ये बताइए, एक अच्छा मतलब आइडियल स्टेरिलाइंट या डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए? उसमें क्या गुण होने चाहिए? देखिए, आइडिया का मिलना जरा मुश्किल है। हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं, पर हाँ, कुछ बातें हैं जो हम देखते हैं। सबसे जरूरी कि वो ज्यादा से ज्यादा तरह के कीटाणुओं पर असर करे। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्पोर्स, सबको मारे। इसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, और उसे तेजी से काम करना चाहिए। फिर यह भी जरूरी है कि अगर वहां खून, मवाद जैसी कोई चीज है तो भी उसका असर कम ना हो, वो इस्तेमाल करने वाले के लिए जहरीला ना हो, और जिस चीज पर इस्तेमाल हो रहा है उसे खराब ना करें, मतलब कंपैटिबल हो। और सस्ता भी हो शायद। हाँ, बिल्कुल। सस्ता हो, आसानी से मिल जाए, इस्तेमाल करना आसान हो, और हो सके तो पर्यावरण के लिए भी ठीक हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सारे गुण एक साथ मिलना मुश्किल है।
हमें अक्सर चुनना पड़ता है कि हमारी जरूरत के हिसाब से कौन सा संतुलन बेस्ट है। मतलब सिर्फ सही केमिकल या तरीका चुन लेना ही काफी नहीं है। और भी बातें हैं जो असर डालती हैं कि वो तरीका कितना कारगर होगा। बिल्कुल, कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म लोड, यानी कीटाणुओं की संख्या। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा कीटाणु होंगे उन्हें मारने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा पावरफुल एजेंट चाहिए होगा। ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कीटाणु किस तरह के हैं। कुछ बहुत ढीठ होते हैं, जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल स्पोर्स, उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें ज्यादा तापमान या ज्यादा देर तक केमिकल का एक्सपोजर चाहिए होता है, जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया शायद जल्दी मर जाएं। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन, यानी एजेंट की मात्रा या गाढ़ापन। सही कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। कम हुई तो असर नहीं होगा, ज्यादा हुई तो नुकसान कर सकती है। चौथा है कॉन्टैक्ट टाइम, यानी संपर्क का समय। केमिकल को या गर्मी को कीटाणुओं के सीधे संपर्क में कितनी देर तक रखा गया, यह बहुत जरूरी है। सिर्फ स्प्रे करके हटा देना काफी नहीं होता। ओके, और पांचवा है टेम्परेचर। ज्यादातर केमिकल गर्म तापमान पर बेहतर काम करते हैं, उनका एक्शन तेज हो जाता है। और छठा, जिसकी बात हमने पहले भी की, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी खून, मवाद या कोई और गंदगी। ये कुछ केमिकल्स के काम में रुकावट डाल सकती है, इसीलिए स्टरलाइज करने से पहले अच्छी तरह सफाई इतनी जरूरी है। समझ गई, सफाई सबसे पहले। अच्छा, अब आते हैं तरीकों पर। स्टेरिलाइजेशन करते कैसे हैं? फिजिकल तरीके कौन कौन से हैं? गर्मी वाला तरीका सबसे आम है शायद। हाँ, फिजिकल मेथड्स बहुत कॉमन है। इनमें मेन है गर्मी, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। वैसे धूप भी एक नेचुरल तरीका है, उसकी यूवी किरणें थोड़ी बहुत मदद करती हैं, पर वो पूरा स्टरलाइजेशन नहीं कर सकती। गर्मी सबसे भरोसेमंद और पुराने तरीकों में से एक है। ये कीटाणु के अंदर जो जरूरी प्रोटीन होते हैं ना, उनको खराब कर देती है या जमा देती है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। गर्मी से करने के दो मेन तरीके हैं, सूखी गर्मी, ड्राई हीट, और नम गर्मी, मतलब भाप वाली गर्मी। अच्छा, सूखी गर्मी और नम गर्मी, इनमें क्या फर्क है? सूखी गर्मी में गर्म हवा का इस्तेमाल होता है। इसमें तापमान ज्यादा चाहिए होता है, करीब 160 से 180 डिग्री सेल्सियस, और टाइम भी ज्यादा लगता है, 1-2 घंटे। इसके तरीके क्या हैं? जैसे लैब में वायर लूप को सीधे आग में लाल होने तक गर्म करना, रेड हीट, या ग्लास स्लाइड को फ्लेम से बस गुजारना, फ्लेमिंग, या फिर जो इन्फेक्शियस कचरा होता है उसे पूरी तरह जला देना, इंसिनरेशन। और सबसे कॉमन है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, ये कैसा होता है? ये बिजली से चलने वाला एक ओवन होता है जिसमें अंदर का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जो नमी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे कांच के बर्तन, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पाउडर, तेल वगैरह। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि ओवन को ठसाठस ना भर दें, ताकि गर्म हवा हर कोने तक पहुंच सके। ओके, और नम गर्मी यानी मॉइस्ट हीट? नम गर्मी यानी भाप, ये सूखी गर्मी से ज्यादा असरदार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो गर्मी को हवा से बेहतर तरीके से ट्रांसफर करता है और प्रोटीन को जल्दी जमा देता है, कोएगुलेट। इसलिए इसमें कम तापमान और कम समय में काम हो जाता है। अच्छा, इसके क्या तरीके? नम गर्मी को तापमान के हिसाब से बांट सकते हैं। 100 डिग्री सी से कम तापमान पर आता है पास्चराइजेशन। ये स्टेरिलाइजेशन नहीं है, ये बस दूध या जूस से नुकसान करने वाले बैक्टीरिया स्पोर्स नहीं को कम करता है। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट या 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड गर्म करके एकदम ठंडा कर देते हैं। हाँ, दूध की थैलियों पर लिखा होता है। बिल्कुल। फिर 100 डिग्री सी पर आता है उबालना, बॉइलिंग। 10-30 मिनट उबालने से ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं, पर यह स्पोर्स के लिए भरोसेमंद तरीका नहीं है, जैसे पानी उबालना। ठीक है, और 100 डिग्री सी से ऊपर? 100 डिग्री सी से ऊपर तापमान पाने के लिए हमें दबाव, प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहीं आता है सबसे जरूरी और असरदार तरीका, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव, हाँ, ये नाम सुना है। ये कैसे काम करता है? ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। बंद बर्तन में जब पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है और दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से पानी का उबलने का पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। आमतौर पर ऑटोक्लेव में 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच PSI दबाव पर तापमान 121 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस हाई टेम्परेचर वाली भाप को जब 15 से 20 मिनट के लिए चीजों के संपर्क में रखते हैं तो वो बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स दोनों को मजबूती से खत्म कर देती है। बाप रे, 121 डिग्रीज। हाँ, ये बहुत असरदार है। अस्पतालों में ऑपरेशन के औजारों, ड्रेसिंग्स, ग्लव्स, लैब में कल्चर मीडिया, इन सब को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव ही इस्तेमाल होता है। ये सस्ता भी है,
तेज भी है और भरोसेमंद भी। बस शर्त यह है कि चीज गर्मी और नमी झेलने लायक हो, और इसका सही इस्तेमाल करना और चेक करना कि ये ठीक से काम कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। सही है। तो गर्मी के ये दो मुख्य तरीके हुए, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, जिसमें ऑटोक्लेव सबसे खास है। अच्छा, गर्मी के अलावा और कौन से फिजिकल तरीके हैं? आपने रेडिएशन और फिल्ट्रेशन का नाम लिया था। हाँ, रेडिएशन का इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जो गर्मी से खराब हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक की बनी डिस्पोजेबल सिरिंज, ग्लव्स, कैथेटर वगैरह। इसमें दो तरह की रेडिएशन यूज होती हैं। कौन सी दो तरह की? एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे गामा किरणें या एक्सरेज। इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और ये चीजों के आर पार जा सकती हैं। ये सीधे कीटाणुओं के डीएनए पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। इसे कोल्ड स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चीज गर्म नहीं होती। ये बड़े लेवल पर मेडिकल सप्लाई बनाने में काम आती है। अच्छा, कोल्ड स्टीरिलाइजेशन। दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसकी एनर्जी कम होती है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है यूवी किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। यूवी लाइट जैसे पानी के फिल्टर में होती है। हाँ, कुछ में होती है, पर यूवी किरणों की दिक्कत यह है कि ये चीजों के अंदर नहीं घुस सकती। ये सिर्फ सतह पर असर करती हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर की हवा साफ करने या लैब में काम करने वाली जगह, जैसे सेफ्टी कैबिनेट, की सतह को स्टेरिलाइज करने के लिए होता है। ये बैक्टीरिया को तो मारती हैं, पर स्पोर्स पर ज्यादा असरदार नहीं है। और हाँ, सीधे देखने पर आंखों को और स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओके, तो रेडिएशन भी हो गया। अब फिल्ट्रेशन, इसका मतलब तो छानना होता है। छान कर कैसे स्टेरिलाइज करते हैं? बिल्कुल सही समझा आपने। फिल्ट्रेशन में हम कीटाणुओं को मारते नहीं, बल्कि उन्हें फिजिकली हटा देते हैं, छान कर अलग कर देते हैं। पर यह कैसे मुमकिन है? कीटाणु तो बहुत छोटे होते हैं। हाँ, वो छोटे होते हैं, पर इतने भी नहीं कि खास तरह के फिल्टर से पार निकल जाएं। फिल्ट्रेशन उन लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होता है जो गर्मी से खराब हो जाते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, विटामिन के घोल या सीरम। इसके लिए बहुत ही बारीक छेद वाले फिल्टर इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें मेम्ब्रेन फिल्टर कहते हैं। इनके छेद इतने छोटे होते हैं, जैसे 0.22 माइक्रोमीटर, कि बैक्टीरिया उनमें से पार नहीं जा पाते। जबकि लिक्विड निकल जाता है, तो जो लिक्विड छनकर नीचे आता है वो स्टेराइल होता है। अच्छा, और हवा के लिए भी होता है क्या ऐसा? हाँ, हवा को साफ करने के लिए भी फिल्टर्स होते हैं। सबसे मशहूर हैं हेपा फिल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये हवा में मौजूद धूल, पॉलन और 99.97% तक बैक्टीरिया और वायरस के कणों को रोक लेते हैं। ये हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन थिएटर्स, क्लीन रूम्स और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स में हवा को साफ रखने के लिए लगे होते हैं। समझ गई। तो फिल्ट्रेशन मतलब छान कर अलग करना। अच्छा, ओजोन का भी जिक्र आया था, क्या वो भी स्टेरिलाइजेशन का तरीका है? ओजोन गैस है ऑक्सीजन का ही एक रूप, O2 की जगह O3। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये चीजों को ऑक्सीडाइज करके नष्ट कर सकती है। ये कीटाणुओं की बाहरी दीवार को डैमेज करके उन्हें मार देती है। इसका इस्तेमाल पानी को डिसइंफेक्ट करने में काफी होता है, और कुछ हद तक हवा और सतहों के लिए भी। ये कम तापमान पर काम करती है, लेकिन ये खुद भी एक रिएक्टिव गैस है, तो इसे सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए फिजिकल तरीके, गर्मी, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन और ओजोन। अब आते हैं केमिकल्स पर। हमने शुरू में डिसइंफेक्शन की बात की थी, जो स्टेरिलाइजेशन से अलग है। तो ये डिसइंफेक्ट करने वाले केमिकल्स कैसे काम करते हैं? हाँ, डिसइंफेक्शन के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। याद दिला दूं, इनका मकसद है नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को कम या खत्म करना, पर स्पोर्स का मरना जरूरी नहीं। और अगर ये केमिकल स्किन पर इस्तेमाल के लिए सेफ हों, तो उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं, जैसे हमने पहले बात की। हाँ, तो इन केमिकल्स में क्या गुण होने चाहिए? वही आइडियल वाली बात। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि केमिकल तेजी से काम करे, सस्ता हो, इस्तेमाल करना आसान हो, जिस चीज पे लगा रहे हैं उसे खराब न करे। अगर वहां थोड़ी बहुत गंदगी या खून मवाद हो तो भी असरदार रहे, और हाँ, इंसानों के लिए खतरनाक ना हो। पर फिर वही बात, सारे गुण एक में मिलना मुश्किल है, जरूरत के हिसाब से चुनना पड़ता है। और इनकी असर डालने की क्षमता को कौन सी बातें प्रभावित करती है? वही सब जो स्टेरिलाइजेशन में थी? हाँ जी, काफी कुछ वही है। केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन सही होनी चाहिए, संपर्क का समय यानी कॉन्टैक्ट टाइम पूरा मिलना चाहिए, तापमान का असर होता है, ज्यादातर केमिकल गर्म में बेहतर काम करते हैं, पीएच लेवल भी कुछ के लिए जरूरी होता है, और जैसा बार बार कह रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी। कुछ केमिकल जैसे ब्लीच गंदगी में बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं,
जबकि कुछ और जैसे फिनॉल वाले कंपाउंड्स गंदगी में भी ठीक ठाक काम करते रहते हैं। इसलिए सफाई हमेशा पहला और जरूरी कदम है। और ये करते क्या हैं कीटाणु के साथ, मतलब उनका एक्शन क्या होता है? ये केमिकल्स ना कई तरीकों से हमला करते हैं कीटाणुओं पर। कुछ उनकी बाहरी दीवार या झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को ही तोड़ देते हैं। जैसे गुब्बारे में छेद हो जाए तो अंदर का सब बाहर, कीटाणु खत्म। कुछ उनके अंदर के जरूरी प्रोटीन को खराब कर देते हैं, डीनेचुरेशन, जिससे वो काम नहीं कर पाते। अल्कोहल ऐसे ही काम करता है। कुछ उनके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए पर हमला करते हैं, जिससे वो बढ़ नहीं पाते, अपनी कॉपी नहीं बना पाते। कुछ उनके अंदर जरूरी केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन करके उन्हें जला देते हैं, जैसे ब्लीच या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अलग अलग केमिकल का हथियार अलग अलग होता है। अच्छा, ये किस रूप में आते हैं? सिर्फ लिक्विड ही होते हैं? ज्यादातर तो लिक्विड ही होते हैं, जिन्हें या तो सीधे इस्तेमाल करते हैं या पानी में घोलकर। पर कुछ पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, जिन्हें इस्तेमाल से पहले घोलना पड़ता है। कुछ जेल के रूप में होते हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर, और कुछ स्प्रे या फोम के रूप में भी आते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि उन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब कुछ खास केमिकल्स की बात करते हैं। हाँ, इन्हें इनके असर के हिसाब से अलग अलग लेवल में बांटा गया है ना? हाई, मीडियम, लो। हाँ बिल्कुल। उनकी कीटाणु मारने की क्षमता के आधार पर उन्हें 3 लेवल में रखते हैं। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, हाई लेवल HLD, ये सबसे तगड़े वाले होते हैं। अगर इन्हें सही समय तक इस्तेमाल करें तो ये स्पोर्स समेत लगभग सभी तरह की कीटाणुओं को मार सकते हैं। इसीलिए इन्हें कभी कभी केमिकल स्टेरिलेंट भी कह देते हैं। अच्छा, कौन से आते हैं इसमें? इसमें आते हैं एल्डिहाइड्स, जैसे ग्लूटारोएल्डिहाइड। ये एंडोस्कोप जैसे नाजुक औजारों को डिसइंफेक्ट करने में बहुत इस्तेमाल होता है, जो गर्मी सहन नहीं कर सकते। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ज्यादा कंसंट्रेशन, जैसे 6% या ज्यादा, भी HLD में आती है। पैरासिटिक एसिड भी एक HLD है। ओके, ये हुए हाई लेवल। फिर आते हैं इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट, ILD। ये ज्यादातर बैक्टीरिया को मारते हैं, जिसमें टीबी वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी शामिल है, जो थोड़ा रेजिस्टेंट होता है। ये ज्यादातर वायरस और फंगस को भी मारते हैं, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स पर इनका असर नहीं होता। इसके क्या उदाहरण है? इसमें बहुत कॉमन चीजें आती हैं, जैसे अल्कोहल, इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो हम हैंड रब में या थर्मोमीटर साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। फिनॉलिक्स, जैसे कुछ फ्लोर क्लीनर या पहले इस्तेमाल होने वाला कार्बोलिक एसिड। और हैलोजेंस, जैसे आयोडीन, जो बीटोडीन में होता है, और क्लोरीन, जो ब्लीच में होता है और पानी साफ करने में भी डलता है। हाँ, ये तो काफी जाने पहचाने नाम है। और तीसरा है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। ये सबसे कमजोर होते हैं। ये सामान्य बैक्टीरिया, वेजिटेटिव बैक्टीरिया, कुछ फंगस और कुछ आसानी से मरने वाले वायरस को ही मार पाते हैं। ये टीबी के बैक्टीरिया या स्पोर्स पर बिल्कुल असर नहीं करते। अच्छा, इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, क्वार्ट्स, जिन्हें क्वार्ट्स भी कहते हैं। ये बहुत सारे घरेलू क्लीनर्स में, फर्श साफ करने वाले लिक्विड्स में होते हैं। और क्लोरहेक्सिडीन, जो कई एंटीसेप्टिक साबुन, हैंड वॉश और माउथ वॉश में होता है। तो ये लेवल समझना बहुत जरूरी है, ताकि सही जगह सही केमिकल इस्तेमाल हो। गलत लेवल का केमिकल इस्तेमाल करने से या तो वो बेअसर रहेगा या चीज खराब कर देगा। बिल्कुल सही। अब कुछ एडवांस या खास तरीकों की बात करें, जैसे प्लाज्मा और ETO स्टेरिलाइजेशन। ये क्या बलाएं? हाँ, बताइए इनके बारे में। ये दोनों ही तरीके उन चीजों के लिए हैं जो बहुत नाजुक होती हैं, न ज्यादा गर्मी झेल सकती हैं, न नमी, न ही कुछ केमिकल्स। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि एक बंद चेंबर में पहले वैक्यूम बनाते हैं, फिर उसमें थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई और केमिकल वाष्प के रूप में डालते हैं। फिर उस पर बिजली या रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगे डालते हैं। इससे वो वाष्प प्लाज्मा में बदल जाती है। प्लाज्मा, ये क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठोस तरल गैस के बाद। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले आयंस और फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और कीटाणुओं की कोशिका संरचना, उनके प्रोटीन या DNA को बदलकर उन्हें मार देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कम तापमान, लगभग 37 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है और ज्यादा समय भी नहीं लगता। करीब 75 मिनट में एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो जो बहुत महंगे और नाजुक उपकरण होते हैं, जैसे कुछ तरह के एंड्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनके लिए ये अच्छा है। अच्छा, और दूसरा था एथिलीन ऑक्साइड, ETO। हाँ, एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन। एथिलीन ऑक्साइड नाम की एक गैस इस्तेमाल होती है। ये गैस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हर तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और स्पोर्स सबको मार सकती है।
इसका फायदा यह है कि ये गैस पैक की हुई चीजों के अंदर तक घुस जाती है, तो ये उन चीजों के लिए बहुत अच्छी है जो गर्मी या नमी से खराब हो जाती हैं, जैसे प्लास्टिक की ट्यूबिंग, कैथेटर, हार्ट लंग मशीन के कुछ हिस्से वगैरह। ये भी कम तापमान पर होती है। तो ये तो बहुत बढ़िया हुई। है तो बढ़िया, पर इसके साथ कुछ बड़ी दिक्कतें भी हैं। पहली, ईटीओ गैस खुद बहुत जहरीली होती है, इंसानों के लिए कैंसर पैदा कर सकती है। दूसरी, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील और विस्फोटक है। अरे बाप रे। हाँ, और तीसरी, स्टेरिलाइजेशन के बाद चीजों में से इस गैस को पूरी तरह निकालना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कई घंटे, 8 से 12 घंटे लग जाते हैं। इस प्रोसेस को एरेशन कहते हैं। तो पूरा साइकिल बहुत लंबा हो जाता है, 12-14 घंटे, और महंगा भी पड़ता है। इसमें सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब फायदे हैं तो बड़े रिस्क भी हैं। अच्छा, आपने बार बार सफाई पर जोर दिया, क्या सफाई के लिए भी कुछ खास केमिकल्स या एजेंट होते हैं? हाँ, अच्छी सफाई के लिए डिटर्जेंट्स तो हैं ही। इसके अलावा आजकल एंजाइमेटिक क्लीनर्स का इस्तेमाल भी काफी होता है। इनमें खास तरह के एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि औजारों पर या सतहों पर जो खून, प्रोटीन, फैट वगैरह चिपका होता है ना, उसे तोड़ देते हैं, घोल देते हैं। इससे गंदगी को हटाना बहुत आसान हो जाता है, खासकर उन जगहों से जहां ब्रश वगैरह आसानी से नहीं पहुंच पाता। ये खुद डिसइंफेक्टेंट नहीं है, पर ये डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन को ज्यादा असरदार बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, ये भी एक जरूरी चीज हुई। चलिए, अब हमने इतने सारे तरीके और केमिकल्स देख लिए, पर ये सब करने के बाद हमें पक्का कैसे पता चलेगा कि हमारा तरीका वाकई काम कर गया? मतलब चीज सच में स्टेराइल या डिसइंफेक्ट हुई है या नहीं? कोई टेस्टिंग होती है इसकी? हाँ बिल्कुल, टेस्टिंग बहुत जरूरी है। बिना जांचे हम मान नहीं सकते कि काम हो गया। डिसइंफेक्टेंट्स के लिए लैब में कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जैसे राइडल वॉकर टेस्ट या चिक मार्टिन टेस्ट। ये टेस्ट बताते हैं कि कोई नया डिसइंफेक्टेंट किसी स्टैंडर्ड जैसे फिनॉल के मुकाबले कितना असरदार है, खासकर गंदगी यानी ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी में। एक इन यूज टेस्ट भी होता है जो ये देखता है कि हॉस्पिटल में इस्तेमाल के दौरान घोल कितना प्रभावी बचा है। ओके, ये तो हुए डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन की मॉनिटरिंग और जरूरी है, क्योंकि वहां हमें 100% गारंटी चाहिए। इसके लिए 2 तरह के इंडिकेटर मेन है, केमिकल इंडिकेटर और बायोलॉजिकल इंडिकेटर। केमिकल और बायोलॉजिकल, ये क्या होता है? केमिकल इंडिकेटर वो होते हैं जो गर्मी, भाप या किसी खास केमिकल के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे ऑटोक्लेव टेप होती है, उस पर धारियां बनी होती हैं जो ऑटोक्लेव के बाद काली हो जाती हैं, या कुछ स्ट्रिप्स होती हैं जो पैकेट के अंदर डाली जाती हैं। ये रंग बदलना ये बताता है कि हाँ, प्रक्रिया के जरूरी पैरामीटर्स जैसे सही तापमान या भाप पहुंची, पूरे हुए। पर ये इस बात की पक्की गारंटी नहीं देते कि अंदर रखे सारे कीटाणु मर ही गए। ये बस प्रोसेस मॉनिटरिंग है। अच्छा, तो पक्की गारंटी कैसे मिलती है? पक्की गारंटी के लिए इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर, BIs। ये सबसे भरोसेमंद तरीका माने जाते हैं। इनमें असल में जिंदा पर बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट जिद्दी बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं। जिंदा स्पोर्स? हाँ, इन्हें एक खास वायल या स्ट्रिप पर रखा जाता है और फिर इसे स्टेरिलाइजेशन साइकिल के साथ बाकी सामान के साथ अंदर डाल दिया जाता है। साइकिल पूरा होने के बाद इस BI को निकालकर लैब में कल्चर किया जाता है, मतलब उसे ग्रो करने की कोशिश की जाती है। अगर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ठीक से हुआ होगा तो वो जिद्दी स्पोर्स भी मर गए होंगे और कल्चर में कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। लेकिन अगर स्पोर्स जिंदा बच गए तो वो कल्चर में ग्रो कर जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि स्टेरिलाइजेशन फेल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। हाँ, हर स्टेरिलाइजेशन मेथड जैसे ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, ETO, प्लाज्मा के लिए खास तरह के स्पोर्स वाले BIs इस्तेमाल होते हैं जो उस मेथड के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट माने जाते हैं। ये कंफर्म करते हैं कि प्रक्रिया इतनी असरदार थी कि सबसे मुश्किल कीटाणु भी नहीं बच पाया। तो आज हमने वाकई स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। परिभाषाओं और उनके पीछे के विज्ञान से लेकर इतिहास तक, फिर उन फैक्टर्स को समझा जो असर डालते हैं। हमने फिजिकल तरीके देखे, गर्मी के अलग अलग रूप, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेव को समझा, फिर केमिकल्स की दुनिया में गए, उनके लेवल जाने, खास एजेंट देखे, ETO और प्लाज्मा जैसी एडवांस तकनीकों को भी छुआ, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सब की टेस्टिंग कैसे होती है ये भी जाना। हाँ, और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये सब सिर्फ हॉस्पिटल या लैब की बातें नहीं है।
इन्फेक्शन कंट्रोल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे वो पीने का पानी साफ करना हो, या रसोई में सफाई रखना हो, या फूड इंडस्ट्री हो, हर जगह सही तरीका चुनना जरूरी है, ये देखकर कि चीज क्या है, किस चीज से बनी है और हमें किस लेवल की सफाई चाहिए। क्या सिर्फ बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हटाने हैं या स्पोर समेत सब कुछ मिटाना है? और हाँ, जैसा हमने बार बार कहा, सफाई हमेशा पहला कदम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने आइडियल गुणों की बात की थी, जिसमें किफायती और पर्यावरण के अनुकूल होना भी था। जब हम ETO जैसी असरदार पर जहरीली गैस या रेडिएशन जैसी तकनीकों को देखते हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि भविष्य में हम कैसे बैलेंस बनाएंगे, कैसे हम ऐसी तकनीकें लाएंगे जो उतनी ही या ज्यादा असरदार हों, पर इंसानों और पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित हों और ज्यादा सस्टेनेबल भी हों। ये एक चुनौती है और इसी में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी छिपी है। खैर, ये सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहे।